हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की क्लास से अपनी चल रही थी। तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। तो इसमें कुल 4 सभ्यताएं दी हुई है अपनी: कालीबंगा, गणेश्वर, बेराठ और आठ सभ्यता। तो पहले हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में जो दी गई है सभ्यताएं अपनी, जो अपने सिलेबस में है। तो कक्षा 10 की जो पुस्तक है राजस्थान की कला, संस्कृति एवं साहित्य, तो उसमें हमारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो उनमें से एक बार देख लेते हैं, बाद में हमें नोट से भी पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पर आती है अपनी कालीबंगा सभ्यता। प्राचीन द्रसदवती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। तो कालीबंगा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है? 6000 वर्ष पहले। तो इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के कारण पड़ा है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तत्पश्चात 1961 और 62 में बीबीलाल और बीके थापर ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया था। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए हैं। तो इसमें से इम्पोर्टेंट बात होगी, एक तो इसकी इस सभ्यता के स्तर कितने हैं? 5। और इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में, और उत्खनन किया था बी लाल और बी के थापर ने 1961-62 में। और ये सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में और घग्गर नदी के तट पर विकसित हुई है। आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, यानी इसके 2 स्तर है, वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान है या समकालीन है। यानी जो 5 स्तर है उनमें से 2 तो हड़प्पा से भी प्राचीन है, और तीसरा, चौथा और 5वां स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से भी के समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राक हड़प्पा सभ्यता और एक है हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले की, और हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा के समकालीन। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था, यानी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और ये अलंकृत थी, यानी डिजाइन बने हुए थे इन पे। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं, तथा उनमें सुंदरता सुडोलता का अभाव है, यानी बेडोल है ये मिट्टी के बर्तन। बर्तनों का रंग लाल है और जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे, यानी गेहूँ और जो कहीं कहीं मिलता है इनका नाम, ये 2 फसलें, एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी का इलाज का प्रमाण माना जाता था। यानी उस समय कालीबंगा में शल्य चिकित्सा भी प्रचलित थी। तो एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, उसमें से 6 छिद्र, यानी हाइड्रोस्पोलिस रोग था उसमें, मस्तिष्क शोथ बीमारी। तो उसके इलाज के लिए ये 6 छिद्र किए गए थे। यहाँ से प्राप्त खिलौनों में बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मुअर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। तो इसके अलावा खिलौना बैलगाड़ी मिली है, हवन कुंड मिला है, लकड़ी की नाली मिली है और बेलनाकार मुहरें मिली है। तो ये तो थी अपनी 10वीं क्लास की जो पुस्तक है आरबीएससी की वो। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अपने नोट से। इसमें देखते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन किया था 1961-62 में बीबीलाल, बीके थापर, एमडी खर्रे और जेपी जोशी। तो इसमें 2 अन्य नाम भी जुड़ गए अपने, एमडी खर्रे और जेपी जोशी। यानी बीबीलाल और बीके थापर तो पहले पढ़े थे हमने, और एमडी खर्रे और जेपी जोशी, जगपति जोशी, और ये अन्य 2 नाम हैं। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है तो 4 दे के, 3 दे के, एक अन्य भी दे सकता है। आगे देखते हैं कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। यहाँ दोहरी रक्षा प्राचीर या 2 अनाज
गेहूँ और जौ उगाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ये एक ट्रिक है, यानी 2 से लेकर 8 तक हमें गिनती के हिसाब से याद हो जाएंगे। जैसे 2 नंबर पे शुरू करते हैं तो 2 से हो जाएगा दोहरी रक्षा प्राचीर, यानी 2 अनाज उगाने के साक्ष्य है। इसके बाद नंबर 3, 3 से हो जाएगा तीसरी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बोला गया था किसके द्वारा? दशरथ शर्मा के द्वारा। यानी पहले की 2 राजधानियाँ होगी, एक तो हड़प्पा होगी सिंधु की और एक है मोहनजोदड़ो, और तीसरी सभ्यता इसकी राजधानी होगी कालीबंगा। ये कहा था किसने? दशरथ शर्मा ने। 4 जानवरों के प्रमाण मिले हैं। कौन कौन से हैं? हाथी, हाथी दांत की कंघी, ऊंट की अस्थियां, तांबे के बेल और कुत्ते की मिट्टी की मूर्ति। ये 4 जानवरों के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद खुदाई के 5 निर्माण स्तरों की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके आगे देखते हैं। एक बालक की खोपड़ी में 6 छिद्र, इसे ज्ञात होता है कि यह शल्य चिकित्सा में पारंगत थे और ये हाइड्रोसपोलिस रोग था। यहाँ से 7 आयताकार हवन कुंड, सामूहिक तंदूर भी मिला है। यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली हैं, जिससे इसका मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध सिद्ध होता है। यानी बेलनाकार मोहरें भी कालीबंगा से मिली है। यहाँ के मकानों से अलंकृत कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले हैं और विश्व के प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। यानी सबसे पुराने भूकंप के साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। तो वहाँ के मकानों में दरारें थी दीवारों में, तो उससे ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे भूकंप आया होगा। यह एक दीन सभ्यता कहलाती है क्योंकि कच्ची ईंटों का प्रयोग है। यहाँ से एक पल्ली का दरवाज़ा मिला है, यानी एक पल्ली का एक गेट का दरवाज़ा मिला है। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कालीबंगा से मंदिर के साक्ष्य व मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है। यानी कालीबंगा सभ्यता से किसी भी प्रकार का मंदिर नहीं मिला है, ना ही यहाँ पे कोई मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है। तो ज़्यादातर मूर्तियाँ मातृ देवी की मोहनजोदड़ो से मिली है हमें। यहाँ अंत्येष्टि के 3 संस्कारों के साक्ष्य मिले हैं, यानी 3 तरह से अंत्येष्टियाँ की गई यहाँ पे। पूर्ण समाधिकरण, यानी पूरा का पूरा शरीर समाधि देना, उसको मिट्टी में दफन करना। और आंशिक समाधिकरण, यानी उसकी कुछ अस्थियाँ। और दाह संस्कार, यानी पूरी तरह से जलाना। तो ये 3 प्रकार की अंत्येष्टियाँ परंपरा हो गई, कालीबंगा से मिली है। यहाँ से एक युगल समाधान, यानी स्त्री और पुरुष को साथ में दफनाया गया है। और अंडाकार कब्रें, इनको चिरैयु कब्रें भी बोलते हैं, ये भी यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की चूड़ियाँ, पत्थर के सिलबट्टे और बेलनाकार तंदूर के साक्ष्य मिले हैं। तो तांबे की कुल्हाड़ी और तांबे की चूड़ियाँ, इनमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे भी आड़ में भी ये मिलेंगी और गणेशपुर में भी मिलेगी, तो इस पे आप ज़्यादा ध्यान मत देना। पत्थर की सिलबटें, ये भी आड़ में मिलेगी आगे। और बेलनाकार तंदूर, ये आज का जो वर्तमान तंदूर है उसी हिसाब से ये तंदूर यहाँ पे मिले हैं। यहाँ से ऊँट की अस्थियाँ और स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है। यहाँ की सड़कें समकोण प्रकार की थी और दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। और एक सभ्यता है अपनी लोथल, जो गुजरात वाली है, उसकी सड़कें जो अपने दरवाजे हैं घर के, वो मुख्य सड़कों पे खुलते थे। तो यहाँ के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पे नहीं खुलते हैं। इसके बाद अगली सभ्यता देखते हैं, आड़ सभ्यता। आड़ सभ्यता उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, यानी आयड़ नदी भी बोलते हैं इसको, के तट पर बसे आड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट, यानी धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास, AK व्यास एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल और HD सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। तो आड़ सभ्यता उदयपुर की होगी और ये आहड़ नदी, यानी आयड़ नदी के किनारे है। तो ये आहड़ और बेड़च एक ही नदी है, यानी जब ये सागर में गिरती है, यानी एक झील है वो, वहाँ पे गिरती है तो आयड़ होती है और उससे निकलती है तो बेड़च हो जाती है, इसका नाम परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो इसका खोज हुआ था, इसकी खोज हुई थी 1953 में, 1952 में हुई थी कालीबंगा की और 1953 में हुई थी आड़ की।
इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थर का प्रयोग करते थे, यानी कच्ची ईंटें हो गई और पत्थरों का प्रयोग हो गया इसमें। आड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। यानी ये दफनाते थे, दफन करते थे, तो उनके साथ मृतकों के साथ उनके गहने और आभूषण भी साथ में दफनाते थे, तो ये मृत्यु के बाद के जीवन की अवधारणा का समर्थन करते हैं। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं, जो आहड़ को लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। यानी यहाँ पे लाल और काली मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। ये ताम्रवती नगरी है आहड़, और ताम्र संचयी है वो गणेश्वर है। गणेश्वर सभ्यता आगे हम पढ़ेंगे, तो वो तो होगी ताम्र संचयी, ताम्र सभ्यताओं की जननी, और आहड़ सभ्यता होगी ताम्रवती नगरी। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जो यहाँ तांबे के औजार उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ पर रंगाई छपाई का व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता, यानी रंगाई छपाई का भी काम यहाँ पे होता था। कहाँ पे? आड़ सभ्यता में। इसके बाद हम नोट्स में देखते हैं। आड़ में एक ट्रिक है, ये जो आड़ है इसका ए को हम 3 मान लेते हैं एक बार, तो 3 से हम इसका ट्रिक बनाएंगे एक, यानी जितने भी नाम हैं उसमें ए या 3 का अक्षर होगा इसमें। तो आड़ की खोज हो गई 1953 में, तो 3 आ गया। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा होगी, तो ए में ये 3 की आकृति बनती है, अक्षय कीर्ति व्यास। और उदयपुर में स्थित है, तो उदयपुर ऊ ये 3 की आकृति हो गई। और इसको अगाड़पुर के नाम से भी जानते हैं, इसमें भी 3 की आकृति होगी। और आहड़ या आयड़ नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें भी ये ऐसे 3 की आकृति हो गई। और खुदाई में इसके 8 स्तर मिले हैं। आड़ सभ्यता का उपनाम हो गया बना संस्कृति, धूलकोट, ताम्रवती नगरी। और आड़ सभ्यता का उत्खनन किया था RC अग्रवाल ने 1956 में, और HD सांकलिया ने 1961 में, यानी 2 बार इसका उत्खनन हुआ था। आड़ सभ्यता की विशेषता कौन कौन सी है? यहाँ उल्टी तपाई वाले लाल व काले मृदभांडे पाए गए हैं। और अनाज रखने के लिए गोरे व कोठे, यानी एक बड़े पात्र होते थे, उसमें अनाज व ये अन्न रखते थे, तो उनको बोलते थे गोरे व कोठे। अपोलो का चित्र, ये अपोलो देवता है, यूनानी देवता है। इनका चित्र मिला था इंडो ग्रीक सिक्कों पर। बनाशियन बुल, ये मिट्टी का बना हुआ एक बैल है, इसकी आकृति मिली है। गंदे पानी की निकासी, तो चक्रकूप पद्धति, ये भी इसका उदाहरण है, विशेषता है। बिना हत्ते वाला जल पात्र जो ईरानी है, ये भी यहाँ से मिला है। और ईरानी धूपदानी, ये भी आड़ से मिला है। यहाँ 6 चूल्हे मिले हैं। अनाज पीसने का एक पत्थर मिला है, ये सिलबट्टा, इसे सिलबट्टा बोलते हैं, यानी अनाज पीसने का पत्थर। रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं, वो हमने RBC में भी पढ़ा था। 3 तांबे की मुद्रें और मोहरें और तांबा गलाने की भट्टियाँ, तो ये भी यहाँ से मिले हैं। मेल उतारने का पत्थर और तांबे की कुल्हाड़ी व अंगूठियाँ व चूड़ियाँ और आटा पीसने की चक्की, तो ये लोथल में भी मिली है आटा पीसने की चक्की। और 2-3 मुँह वाले चूल्हे, तो ये होगी अपनी आड़ सभ्यता। इसके बाद आगे देखते हैं गणेश्वर। तो RBC वाले क्या कहते हैं इसके बारे में? गणेश्वर नीम का थाना सीकर में स्थित है और कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध उपकरण मिले हैं, तभी इसको ताम्र संचयी या ताम्र सभ्यताओं की जननी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तांबे के बहुत ज़्यादा उपकरण मिले हैं। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा, यानी शुद्ध तांबा यहाँ पे, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुर प्राप्ति का प्रमाण देता है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उसे कर्पशवर्णी मृद पात्र कहते हैं। यह बर्तन काले, लाल, काले नीले रंग में सजाए हुए हैं, यानी इन पे डिजाइन बना हुआ है काले और नीले रंग का।
और पीछे हमने पढ़ा था काला व लाल, वो आड़ में था। तो यहाँ के बर्तनों की विशेषता कौन सी होगी? नीले व काले। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था। इसके बाद देखते हैं नोट्स में अपने गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन हुआ था 1977-78 में विजय और R.C. अग्रवाल द्वारा। इसे पुरातत्व का पुष्कर बोलते हैं, ताम्र सभ्यताओं की जननी बोलते हैं, ताम्र संचयी सभ्यता भी इसको बोलते हैं। यह नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे तोरावाटी, कांतली नदी का बेसिन है ये तोरावाटी, यहाँ पे ये स्थित है। यहाँ से दालो गंगा प्रस्फुटित होती है। यहाँ से तांबे के बाणाग्रह, मछली पकड़ने का कांटा व ताम्र आयुध प्राप्त हुए हैं। तो ये गणेश्वर सभ्यता की विशेषता हो गई। इसकी खोज हो गई 1972 में R.C. अग्रवाल द्वारा, उत्खनन अग्रवाल ही है इसमें और विजय भी है साथ में, और इसे पुरातत्व का पुष्कर बोलते हैं। और ये सीकर की सभ्यता है। इसके बाद यहाँ से गणेश्वर